और अब खबरों की तफसील। अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा कि 5 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद थी उसी हालत में मस्जिद हमें सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि 1989 तक हिंदू फरीकीन ने मालिकाना हक नहीं मांगा था। राजीव धवन ने यह भी कहा कि अदालत सिर्फ मुस्लिम फरीक से सवाल कर रही है, जबकि मस्जिद पर गैर कानूनी कब्जा किया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक तरफ जहां कोर्ट में समाअत हो रही है, दूसरी जानिब अयोध्या में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस मामले पर हिंदू महासभा के वकील से बात की हमारे साथी सुशील पांडे ने। अयोध्या राम मंदिर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट जहां एक और सुनवाई कर रहा है, वहीं अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 के कानूनी अगर पहलुओं को समझें तो क्या उसका मतलब है सुनवाई के दौरान। हिंदू महासभा के एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन, जो फिलहाल अपना पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। हम इनसे समझते हैं। सर, एक और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, धारा 144 लगा दिया गया है अयोध्या में, क्या मतलब माना जाए उसका? देखिए, धारा 144 लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे कोई आदमी जाने से उसको मना कर दिया गया हो। धारा 144 के बहुत आयाम होते हैं। धारा 144 खुद ही कहती है, सब क्लॉज 1 ये कहती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनको पावर है किसी भी एरिया के लोगों को कोई चीज ना करने की हिदायत दे सकते हैं। धारा 144 में अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो कुछ करने से या कुछ ना करने से एक एरिया, एक समूह के लोगों को रोक सकते हैं। और अगर आप ये वाला ऑर्डर पढ़ेंगे धारा 144 का जो मजिस्ट्रेट ने पास किया है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि वहां पे ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, नौका विहार के लिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, प्लस दिवाली के पटाखों के लिए रिस्ट्रिक्शन है। ये 3 रिस्ट्रिक्शन के अलावा उसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है जो वहां पे लोगों को इकट्ठा होने से मना करे। तो धारा 144 का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे कर्फ्यू जैसी स्थिति है या वहां पे लोगों की आवाजाही मना कर दी गई है। धारा 144 के बहुत आयाम होते हैं, जिसमें ये एक वन ऑफ द फैसेट्स है धारा 144 का। अयोध्या का क्रूशियल हियरिंग का समय है, अंतिम पड़ाव पर है, तो क्या प्रमुख दलीलें अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे जिससे ये पता चल पाए कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था? देखिए, अब तो सारी हमने अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट सामने रख दी। हमारी मुख्य दलील लिमिटेशन पे ही है, क्योंकि उनका केस, उनका और निर्मोही अखाड़े का केस लिमिटेशन पे डिसमिस किया गया है। तो हम ये, हमारा कहना बहुत ही शॉर्ट और सिंपल ये है कि उनकी जो मियाद थी, बियॉन्ड द मियाद पीरियड उन्होंने अपना सूट फाइल किया है। उनकी मियाद 6 साल की थी और उन्होंने 6 साल के बाद सूट फाइल किया, इसलिए उनका सूट बार्ड बाय लिमिटेशन। तो फिलहाल धारा 144 को लेकर कानूनी पहलू क्या है, वो साफ है कि वहां पर एक सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की जो सुनवाई हो रही है वो क्रूशियल समय पर है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जो फैसला आना है वो फैसला किसके पक्ष में होगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिवाली के मौके पर अयोध्या में मुतनाज़ आराजी पर चिरागा की वीएचपी ने इंतजामिया से इजाजत तलब की है। इसके बाद कमिश्नर ने वीएचपी के वेब से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे। जो लोग मुझसे मिले और उन्होंने अपनी बात रखी है, उसको लेकर के मैंने उनको स्पष्ट किया है कि प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जो व्यवस्थाएं वहाँ परंपरागत रूप से माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में चल रही हैं, उससे भिन्न अन्यथा कोई चीज़ यदि कोई भी पक्षकार करना चाहता है तो उसके लिए उसे माननीय न्यायालय में ही अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये मैंने उनको स्पष्ट किया है। वहाँ नहीं, पूजा अर्चन की जो व्यवस्था, एक व्यवस्था है जो यथास्थिति के क्रम में वो चलती है। प्रत्येक पर्व पे वहाँ भी जो व्यवस्थाएं अन्य मंदिरों में होती हैं वहाँ भी होती हैं। तो वो परंपरागत व्यवस्था से भिन्न, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, तो उस परंपरागत व्यवस्था से भिन्न अन्यथा कोई भी व्यवस्था है तो संबंधित पक्ष को माननीय न्यायालय में ही उसके अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसी से उसका समाधान उनको प्राप्त हो सकता है। इस स्तर से उसका कोई समाधान नहीं है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद दलवी का कहना है कि अयोध्या मामले में फैसले का सभी को
शिद्दत से इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी से इस मुल्क को खतरा नहीं है, अगर डर है तो वो बजरंग दल और आरएसएस के लोगों से ही है। राशिद अल्वी से खास बात की हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने। राम मंदिर मामले पर सुनवाई आखिरी दौर में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी। सर, सुनवाई आखिरी दौर में है, 17 अक्टूबर तक सुनवाई दलीलें अपनी पूरी करनी है, सबको उम्मीद है फैसला जल्दी आ जाएगा। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो भी फैसला आएगा देश उसका सम्मान करेगा, जनता उसका सम्मान करेगी, सारे समुदाय उसका सम्मान करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको शिद्दत के साथ इंतज़ार है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस फैसले को सरकार इम्प्लीमेंट करेगी और सरकार को देश से ये वादा करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर धारा 144 10 दिसंबर तक अयोध्या में लगा दी गई है, उसको लेकर भी अब तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि चाहे हिंदू कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, किसी से इस देश को खतरा नहीं है, कोई झगड़ा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको सब मानेंगे। हाँ, अगर कोई डर हो सकता है तो वो बजरंग दल और आरएसएस के लोगों से हो सकता है। सर, इसके अलावा अयोध्या में पिछले लगातार जब से योगी सरकार आई है दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाता जाता रहा है। इस बार ऐसी खबरें हैं कि डिस्प्यूटेड साइट के आसपास भी दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसको लेकर जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका कहना है कि अगर वहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो नमाज की भी परमिशन हमको मिलनी चाहिए। देखिए, मैं तो दोनों लोगों से कहूँगा कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें। धर्म मजहब जिद नहीं सिखाता है। अगर कोई खुशी का काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपस में मिलकर ही ये काम करना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने के मामले में मुफादियामा की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार को मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। ये अर्जी बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल की थी। उन्होंने अर्जी फेक न्यूज और पेड न्यूज पर काबू पाने के लिए दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि अयोध्या के आधार कार्ड से अकाउंट को लिंक किया जाए। दिल्ली में प्रदेश महिला कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। ये खवातीन हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के बयान के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। मनोहर लाल खट्टर ने अवामी रैली से खिताब के दौरान राहुल गांधी को जहां पप्पू कह डाला था, वहीं सोनिया गांधी पर भी मुतनाज़े बयान दिया था। कांग्रेस मनोहर लाल खट्टर से इसी बयान पर माफी का मुतालबा कर रही है। जिस तरह से हरियाणा की मुख्यमंत्री एमएल खट्टर कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ एक बयान दिया है, और खाली ये पहले दफे भी नहीं, खट्टर जी ने पहले भी महिला विरोधी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये दर्शाते हैं महिलाओं के प्रति उनके दिल में कोई इज्जत नहीं है। ये एक मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड है, महिला विरोधी एटीट्यूड है। और हैरानगी की बात यह है कि अगर कोई स्टेट की मुख्यमंत्री का एटीट्यूड ये है, महिला विरोधी एटीट्यूड है, तो उस स्टेट में हम महिलाओं की सशक्तिकरण का और महिलाओं की सुरक्षा का हम कुछ आशा नहीं कर सकते हैं। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में मुनक़्क़िदा NMDFC के इजलास में शिरकत की। इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए किए जा रहे तरक्याती कामों का जिक्र किया और कहा कि उनकी हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए हर ज़रूरी इक़दामात उठा रही है। अल्पसंख्यक समाज जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, उसके लिए हमारे मंत्रालय से जुड़ी हुई अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे कि 8 लाख 5 सालों में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए, दस्तकारों, शिल्पकारों को बहुत सस्ते दरों में लोन दिया गया। शिक्षा तो 3% पे देते हैं, जो कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था नहीं देती। उसके अलावा जो दस्तकार, शिल्पकार हैं, उनको 5 और 4%, यानी पुरुषों को 5%, महिलाओं को 4%। उसके अलावा
जो स्कॉलरशिप का है मंत्रालय देता है, वो पिछली बार हमने 3.5 करोड़ 18 लाख दिया, इस बार भी 5 करोड़ के इर्द गिर्द हम देने का हमारा लक्ष्य है। और भी तमाम जो शैक्षणिक सशक्तिकरण है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चे के सदर मनीष सिंह का कहना है कि पूर्वांचल के लोगों को लुभाने की हमेशा से ही कोशिश की जाती रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। उनसे खास बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पूर्वांचल चेहरे को अपना अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी में है। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई पूर्वांचल चेहरा अध्यक्ष के तौर पर आता है तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह। मनीष जी, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं पूर्वांचली चेहरे को भी बतौर अध्यक्ष उतारने की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कीर्ति आजाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है कांग्रेस का, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, कीर्ति आजाद का जी का नाम चल रहा है, तो उनका तो इस बार लोकसभा चुनाव में वहां पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है कि उनकी जो क्रियाविधि थी, क्रियाकलाप था, अब उनको यहाँ दिल्ली में अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तब तो कांग्रेस की ये मजबूरी ही है, पूरे दिल्ली की मजबूरी अगर बोलेंगे कि दिल्ली में जो 44% वोटर पूर्वांचली हुए हैं तो सब कोई पूर्वांचल को लुभाने की बात करता है। आम आदमी पार्टी लोकसभा में भी आपने देखा कि मनोज तिवारी जी के खिलाफ पूर्वांचल के दिलीप पांडे को उतारा गया, तो आपने देखा कि उनका क्या हस्न हुआ। लगभग हम मनोज तिवारी जी 3,75,000 से जीते हैं चुनाव। तो पूर्वांचल के नाम पे लोग जो उतार रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल के लोग बहुत समझदार हैं। पूरा पूर्वांचल मनोज तिवारी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आपने कहा कि पूर्वांचली लोगों को लुभाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, तो अगर बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी पूर्वांचली चेहरा होते हैं और दिल्ली बीजेपी की बात करें तो मनोज तिवारी भी पूर्वांचलियों के प्रतिनिधि हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में जो वोट है वो कहीं ना कहीं बटेगा विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कांग्रेस जिस उद्देश्य से लाना चाह रही है कि वोट पूर्वांचली का वोट लेंगे, लेकिन बिल्कुल इससे कोई बंटवारा नहीं होने वाला है। पूर्वांचल के लोग पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और इससे कोई। और खबर एएमयू से है, जहां एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात कराए जाने के मुतालबे को लेकर यहां के तलबा धरने पर हैं। आज तीसरा दिन है। तलबा यूनिवर्सिटी के चुंगी गेट पर बैठे हैं, जहां उन्हें मुसलसल दूसरे तलबा की भी हिमायत हासिल हो रही है। तलबा इंतजामिया की सर्दमहरी के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा पर हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मुश्तइल तलबा ने पुरानी चुंगी गेट को बंद कर रखा है। उनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द तलबा यूनियन के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जाए। तलबा का कहना था कि जब लिंगदो कमीशन की सिफारिशात के तहत यूनियन के इंतखाबात होते हैं तो फिर नया सेशन शुरू होने के 6 से 8 हफ्ते के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। ऐसे में मुल्क की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन एएमयू यूनिवर्सिटी इंतजामिया अभी तक इस मामले में खामोश ही है। और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खेली गई ऑल इंडिया सर सैयद रोलर हॉकी मेंस चैंपियनशिप में एएमयू की टीम ने फाइनल जीत लिया। फाइनल मुकाबला एएमयू की टीम और सिंगनूर की टीम के दरमियान खेला गया था, जिसमें एएमयू ने 4-2 से सिंगनूर को शिकस्त दी। बड़ी तादाद में लोग इस तारीखी पल के गवाह बने। वाज़ेह रहे कि सर सैयद की याद में एएमयू में हफ्ते भर खास प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मगरबी यूपी के 85 शोहदा के नाम मेरठ शहीद स्मारक के पत्थर पर मौजूद हैं। ताहम मेरठ के मुजाहिदीन की एक निशानी के तौर पर अब मकामी शोहदा के 2 और मुजस्मों को नस्ब करने का मुतालबा किया जा रहा है, जिनमें स्वामी महावीर के साथ साथ एक मुजस्मा धन सिंह कोतवाल का होगा। किसी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी के नाम को शामिल न किए जाने पर मुसलमानों ने सख्त एतराज जताया और इसी के बाद सत्य प्रकाश अग्रवाल ने सफाई भी पेश की। बात ये हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री ने उसको पास कर दिया है। 150 सीट वहाँ लगेंगी, जिसके अंदर ऊपर छाया लगेगा और
एक कमरा बना बढ़िया, उसके अंदर फर्नीचर सब लगाया जाएगा। 3 मूर्ति उसके अंदर लगने की वाली बात तय हुई, वो भी पास हो गई है। जैसे वाल्मीकि जी के शहर को उसकी धन सिंह कोतवाल की है और एक वहाँ पहले लग चुकी है, तो ये मूर्ति लगाई जाएंगी। हमारे कोई मतलब कास्टवाद नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ भारतवर्ष को आज़ाद कराने में शहीद हुए हैं वो हमारे सब पूजनीय हैं, उनकी मूर्ति लगाने में हमको गुरेज नहीं है। हम लिख कर दें तो चौथी मूर्ति वो लगा दें। मेरठ शहीद स्मारक पर जो लिस्ट लगी हुई है मुजाहिदीन आज़ादी की, उनमें 85 नाम हैं और 85 में 52 मुसलमान हैं। प्रकाश अग्रवाल साहब ने अपनी तरफ से 2 नामजद किए हैं, तो उनको ये भी नामजद कर देना चाहिए था कि मुसलमान की भी यहाँ लगनी चाहिए, किसी एक मुसलमान की। भाई 52 मुसलमानों में से कि एक मुसलमान इस काबिल तो होगा जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती थी।